हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना यूनिट 1 विट एंड विजडम। जो हमारा चैप्टर है, इसका फर्स्ट यूनिट 1 है, फर्स्ट चैप्टर द विट दैट वॉन हार्ट्स। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए इसके वन बाय वन स्टार्टिंग से लेके इन बिटवीन लास्ट तक जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, सारे के सारे हम कवर करते चलेंगे। नाउ लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। चलिए एक्टिविटी हमें करनी है। फर्स्ट है सिलेक्ट क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन हुज यूजेस विट फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। जो विट को यूज करता है उस बंदे की आपको क्वालिटी बतानी है। तो बुद्धिमान होगा, क्लेवर होगा, चार्मिंग होगा, ऑब्जर्वेंट होगा, क्रिएटिव होगा और कॉन्फिडेंट होगा। विट होती है आपकी बुद्धिमत्ता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका वर्क इन पेयर एंड आंसर द रिडल दैट आर गिवन बिलो। नाउ शेयर द आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। जो फर्स्ट रिडल है आपका, इसका आंसर है आपका वर्ड। ठीक है। सेकंड रिडल का आंसर है आपका फ्यूचर। थर्ड रिडल का आंसर है आपका टाइम। और फोर्थ रिडल का आंसर है आपका सेक्रेट। ठीक है, आप इनको पढ़ के देखिए। जैसे व्हाट डज टू बी शेयर्ड बिफोर यू कैन कीप इट। तो एक सीक्रेट होता है जिसको आप अपने पास रखते हो शेयर करने से पहले। इसी तरह से सारे हैं, आप पढ़िए, इसको पढ़ के समझिए। रिडल्स को इतना हार्ड है नहीं ये रिडल्स, इसलिए मैंने इनको एक्सप्लेन करूंगा। तो फिर क्या, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स बहुत बड़े हैं, इसके बहुत वास्ट होते हैं आपके इंग्लिश की बुक पे, तो उनको हम कवर नहीं कर पाएंगे शॉर्ट में। चलिए डिस्कस इन पेयर्स। तो व्हाट आर क्वालिटीज लाइक ह्यूमर एंड विट इंपोर्टेंट इन ए पर्सन। तो आंसर है हमारा ह्यूमर एंड विट हेल्प ए पर्सन हैंडल सिचुएशंस स्मार्टली एंड मेक अदर फील्स हैप्पी। वे जो कोई भी सिचुएशन होती है, जो आदमी बुद्धिमान होता है वो क्या करता है, सिचुएशंस को स्मार्टली हैंडल करता है और दूसरों को हैप्पी फील कराता है। दे मेक कम्युनिकेशन ईजी एंड इंटरेस्टिंग। लोगों से अच्छे से बात करेंगे, ठीक है, जिससे लोगों को अच्छा लगे उनसे इंटरेक्ट करके। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक किंग्स एंड क्वींस प्रेफर टू हैव विटी पीपल अमंग देयर कॉर्टियर्स। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो राजा और रानी थे, जो विटी मतलब जो बुद्धिमान लोग होते थे, वो अपने कोर्टियर्स को रखना पसंद क्यों, कोर्टियर्स में रखना क्यों पसंद करते थे। तो सीधी सी बात है, बुद्धिमान आदमी हर किसी को पसंद आएगा। तो आंसर है दे प्रेफर्ड विटी पीपल बिकॉज दे गिव क्लेवर एडवाइस एंड सोल्व प्रॉब्लम्स इन ए स्मार्ट एंड काम वे। क्योंकि वे अच्छे से उनको बुद्धिमत्ता की एडवाइस दे देते। कोर्टियर्स क्या देते हैं राजा रानी को, एडवाइस देते हैं। अगर वो बुद्धिमान होंगे तो अच्छी एडवाइस देंगे, तो उसी के लिए, और जो कोई प्रॉब्लम आएगी उसको सोल्व करने के लिए स्मार्टली और काम, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। नेक्स्ट है इफ यू वर आस्क्ड टू सोल्व ए डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल व्हाट अप्रोच वुड यू टेक। अगर देखिए कोई भी दो पीपल है, उनके बीच में डिसएग्रीमेंट को सोल्व करना चाहते हो तो आप क्या क्या स्टेप लोगे। चलिए शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ। आई वुड लिसन टू बोथ साइड्स केयरफुली। दोनों को सबसे पहले हम ध्यान से सुनेंगे। स्टे काम, शांत रहेंगे। एंड ट्राई टू फाइंड ए सोल्यूशन दैट मेक्स बोथ पीपल हैप्पी। और ऐसा सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे जिससे दोनों लोग हैप्पी हो जाएं, खुश हो जाएं। यही सबसे अच्छा तरीका है सोल्व करने का। हैव यू एवर बीन इन ए सिचुएशन वेयर ए स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग लीड टू ए बिग प्रॉब्लम। क्या आपको कोई ऐसी सिचुएशन याद है जब एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ने बड़ी प्रॉब्लम का रूप ले लिया। एंड हाउ वाज इट रिजोल्व, और कैसे आपने इसको रिजोल्व किया। तो आंसर यस। मैं आपको एक मॉडल क्वेश्चन आंसर दे दे रहा हूँ ये, ठीक है। जनरली ये प्रॉब्लम हर कोई फेस करता है। वंस ए मिसअंडरस्टैंडिंग कॉज ए प्रॉब्लम बिटवीन मी एंड माई फ्रेंड। तो वी टॉक कामली एंड क्लियर्ड इट एंड द प्रॉब्लम वाज सोल्व। आपको यहाँ पे प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, बट आप बता सकते हो किसके बीच में आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी और कैसे आपने उसको सोल्व किया। हमने शांति से बैठ के बातचीत करके बुद्धिमत्ता से सोल्व कर लिया। तो ये आपका चैप्टर है। चैप्टर की एक्सप्लेनेशन हमने लाइन बाय लाइन अच्छे से हिंदी में कवर कर रखी है ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में। तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगा। आप वहां से चैप्टर की पूरी वीडियो कंप्लीटली आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा। हिंदी में बड़ी अच्छी कहानी है ये, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, ठीक है। और प्ले लिस्ट में आपको बनी मिलेगी जिसमें आपको आपका क्लास 8 का एसएसटी, साइंस और मैथ
और इंग्लिश, ठीक है। सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी के क्वेश्चन आंसर्स, चैप्टर एक्सप्लेनेशंस आपको एक ही जगह पर अवेलेबल हो जाएंगी इजी लैंग्वेज में। नो लेट अस डिस्कस, चलिए अभी डिस्कस करते हैं। मैं पढ़ाता हूँ लाइन बाय लाइन, एक भी अक्षर हम छोड़ते नहीं है। बाहर की बातें मैं एडिशनली आपको बताता हूँ, बट बुक की मैं कुछ भी छोड़ता नहीं हूँ। फर्स्ट है रेक्टिफाई द फॉलोइंग फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द टेक्स्ट। टेक्स्ट में फॉल्स स्टेटमेंट आपको दी गई है, इनको रेक्टिफाई करना है आपको, ठीक है। तो चलिए करते हैं। द क्वीन इंसल्टेड द किंग बाय स्पीकिंग अगेंस्ट द क्वालिटी ऑफ हिज पोएम। तो क्वीन ने क्या कहा, उसको इंसल्ट किया कि उसकी जो क्वालिटी है गाने की उसको बारे में बोल के, लेकिन ऐसा नहीं था। क्वीन को क्या, यॉन, जुबाही ले रही थी, ऐसे ऐसे जुबाही ली थी क्वीन ने। द क्वीन यॉन ड्यू टू टायर्डनेस, वो थकी हुई थी, नॉट टू इंसल्ट हिम, उससे इंसल्ट के तरीके से जुबाही नहीं ली, वो थकी हुई थी इसलिए उसने ऐसा किया। नेक्स्ट, तेनाली रामा इमीडिएटली वेंट टू द किंग एंड कन्विंस हिम टू टॉक टू द क्वीन। तेनालीराम क्या क्या, तुरंत राजा के पास गया और उसने रानी से बात करने के लिए उसको कन्विंस किया। नहीं, ऐसा नहीं था। तेनालीरामा फर्स्ट प्लान ए क्लेवर स्ट्रेटेजी बिफोर एक्टिंग। एक्टिंग करने से पहले तेनालीराम ने क्या किया, एक बहुत ही क्लेवरफुल स्ट्रेटेजी तैयार की कि ताकि राजा को समझ में आए उसकी गलती क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोर्टियर्स एडमायर्ड द किंग्स पोएम एंड प्रेज हिज लिटरेरी टैलेंट। ऐसा नहीं था। द कोर्टियर्स अवॉइडेड द किंग्स एंड मेड एक्सक्यूजेस। भाई उसकी पोएम को अच्छा नहीं बताते थे कि बहुत बढ़िया है, आपने बहुत अच्छी से गाई, वो बजाय इसके क्या करते थे कि अपने एक्सक्यूज बना बना के सुनने को अवॉइड करते थे। द मिनिस्टर्स इन द कोर्ट वर एगर टू हियर तेनालीरामा's आइडिया अबाउट पेडी कल्टीवेशन। ठीक है, ये उनको क्या गुस्सा आ गया तेनालीराम का पेडी कल्टीवेशन का आइडिया सुनकर। द मिनिस्टर्स वर स्पेक्टिकल एंड मोक्ड तेनाली रामा। नेक्स्ट है, द किंग नेवर रियलाइज हिज मिस्टेक एंड कंटिन्यू टू स्टे एंग्री विद द क्वीन। ऐसा नहीं था। द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक एंड अपोलोजाइज्ड। राजा ने अपनी गलती महसूस की और फिर उसका पश्चाताप किया, अपोलोजाइज किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। फर्स्ट है आपका, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आप इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और जो आगे क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आपको आंसर देने हैं। तो पढ़िए, हमने चैप्टर में ऑलरेडी रखा है। चलिए, व्हाई डज द क्वीन बिलीव दैट ओनली तेनाली रामा कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड। रानी को ऐसा विश्वास क्यों था कि केवल तेनाली राम ही ऐसे हैं जो राजा को समझा सकते हैं, समझने में मदद कर सकते हैं। द क्वीन बिलीव दैट ओनली तेनाली रामा कैन हेल्प बिकॉज ही इज विटी वाइज एंड ट्रस्टेड बाय द किंग। वो बहुत तेज, बहुत बुद्धिमत्ता के थे, इसलिए उनको विश्वास था कि वो राजा को समझा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, व्हाट डज द क्वींस स्टेटमेंट इफ आई हैड नोन दिस वुड हैपन आई वुड हैव चूजन अनदर डे। अगर रानी ने क्या बोला कि अगर मुझे ऐसा पता होता कि ऐसा होगा तो मैं दूसरा दिन चूज कर लेती। सजेस्ट अबाउट हर फीलिंग्स, इससे उसकी क्या फीलिंग शो होती है कि सी रिग्रेट्स द अनइंटेंडेड मिसअंडरस्टैंडिंग। अनइंटेंडेड मतलब जिसको चाह नहीं रही थी, बिना चाही जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इससे उसको पछतावा था, रिग्रेट था। नेक्स्ट, हाउ डज तेनाली रामा रेस्पॉन्स रिफ्लेक्ट हिज विजडम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो कैसे उसने शो करी अपनी ये जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करके, रेस्पॉन्स देके के विजडम और इस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को। तेनाली रामाज रेस्पॉन्स शोज हिज पेशेंस। उसने उसके पेशेंस को शो किया, विजडम बुद्धिमत्ता को किया, एबिलिटी टू प्लान केयरफुली बिफोर एक्टिंग, और कुछ भी काम करने से पहले आप अच्छे से प्लानिंग कर लीजिए। इसको उसने बड़े बढ़िया से यहाँ पे दिखाया है अच्छे से। Now fill in the blank by choosing the correct option from those given in the brackets। देखिए जो ब्रैकेट में दिए गए हैं उनसे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है। The king reaction shows that he is sensitive and takes great pride in his poetry। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए, और इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। ये आपको फिर सेकंड वो दिया गया है स्टेंजा, इसको पढ़ना है और आंसर देने हैं। तो फर्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग विद ए सुटेबल एक्सप्लेनेशन। इसको सुटेबल एक्सप्लेनेशन से आपको कंप्लीट करना है। यहाँ आपका ये रहा ब्लैंक। तो व्हेन द किंग सेड, जब किंग ने बोला, आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी, ही मीन्स दैट कि ही प्राइड प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम सीइंग द सिचुएशन क्लियरली। ठीक है, इसका ये था मतलब। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं।
वाई डज द क्वीन से इफ यू लाइक वी कैन लीव दिस क्वेरल बिहाइंड अस। भाई रानी ने ऐसा क्यों कहा? अगर आप चाहते तो इस जो बहस है इसको हम पीछे छोड़ देते हैं। द क्वीन से सो बिकॉज शी वांट टू फॉरगिव एंड मूव ऑन पीसफुली। वो भूल जाना चाहती थी और आगे शांतिपूर्वक आगे बढ़ना चाहती थी। नाउ फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट से करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है आपको। द किंग एक्नॉलेजेस दैट हिज प्राइड clouded his judgment, which shows maturity and self-awareness. Next, state any one characteristic that the queen's response to the king's apology shows about her. तो आंसर है हमारा द क्वीन इज फॉरगिविंग एंड काइंड हार्टेड। वो क्षमा करने वाली थी और दयालु हृदय की थी, काइंड हार्टेड थी रानी। इस स्टेटमेंट से ये शो होता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपके मेन क्वेश्चन आंसर्स हैं इस चैप्टर के। चलिए मैंने साइड में लिख रखे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया मैं बोल के भी बताऊंगा। फर्स्ट है वाई वाज द विजयनगर एम्पायर कंसिडर्ड टू बी इन इट्स गोल्डन एरा ड्यूरिंग कृष्णदेवरायज रेन। जो कृष्णदेवराय का साम्राज्य था उसमें जो विजय एम्पायर था उसको गोल्डन एरा, विजय एम्पायर के समय को गोल्डन एरा क्यों माना गया? तो आंसर है हमारा द विजयनगर एम्पायर वाज कंसिडर्ड टू बी इन इट्स गोल्डन एरा during Krishnadevaraya's reign because under Krishnadevaya art, literature and architecture flourished। उसके समय में जो आर्ट था, लिटरेचर था, आर्किटेक्चर था, बहुत ज़्यादा फला फूला, इसलिए इसको गोल्डन एरा कहा गया। हाउ डिड तेनाली रामकृष्णा गेन ए स्पेशल प्लेस इन द किंग्स कोर्ट। किंग के कोर्ट, राजा के दरबार में एक स्पेशल जगह कैसे मिली उसको, तेनाली राम को? तो आंसर है तेनाली रामकृष्णा गेन ए स्पेशल प्लेस इन द किंग्स कोर्ट थ्रू हिज क्विक विट। जो उसकी एकदम चालाक बुद्धि थी, ह्यूमर था और क्लेवर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल थी, उसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ डिड द क्वेल बिटवीन द किंग एंड द क्वीन अफेक्ट द प्लेस। देखिए दोनों के बीच में जो ये झगड़ा हो गया था, क्वेल हो गई थी, उससे जो महल था वो किस तरह से अफेक्टेड हो रहा था। द प्लेस बिकम डल एंड लाइफलेस। देखिए प्लेस जब झगड़ा हो जाएगा राजा रानी का तो क्या हो जाएगा, जो जगह प्लेस है वो डलनेस हो जाए, डल और लाइफलेस हो जाएगा। एज द किंग स्टॉप सीइंग द क्वीन, क्योंकि राजा ने रानी को देखना बंद कर दिया था। नेक्स्ट है व्हाट स्ट्रेटेजी डिड तेनाली रामा यूज टू मेक द किंग्स रियलाइज हिज मिस्टेक। राजा को अपनी गलती महसूस कराने के लिए तेनाली राम ने क्या किया? आंसर है हमारा तेनाली रामा यूज ए ह्यूमरस कंपैरिजन विद शोइंग सीड्स एंड यांग टू मेक द किंग्स रिफ्लेक्ट ऑन हिज एक्शन। सेम चीज उसने उसको करके दिखाई राजा को, कि तभी उसको उसकी गलती महसूस हो पाई। नेक्स्ट है व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द कोर्टियर्स व्हेन तेनाली रामा इंट्रोड्यूस हिज स्पेशल पैडी सीड्स। जब कोर्ट में तेनाली राम ने स्पेशल पैडी सीड इंट्रोड्यूस किए तो कोर्टियर्स का रिएक्शन क्या था? आंसर है हमारा व्हेन तेनाली रामा इंट्रोड्यूस स्पेशल पैडी सीड द कोर्टियर्स मॉक्ड हिम एंड डाउटेड हिज क्लेम। नेक्स्ट हाउ डिड द स्टोरी कंक्लूड एंड व्हाट लेसन कैन बी लर्न फ्रॉम इट। देखिए जो स्टोरी है कैसे कंक्लूड की गई और इससे आपको क्या सीखने को मिला। तो आंसर है द किंग अपोलोजाइज एंड पीस इज रिस्टोर्ड। किंग राजा ने क्षमा मांगी, अपोलोजाइज किया, अपनी गलती महसूस की और पीस क्या हो गया, शांति फिर से रिस्टोर हो गई। द स्टोरी टीचेस द वैल्यू ऑफ एम्पैथी, विट एंड कम्युनिकेशन। हमें जो एम्पैथी है, विट है और कम्युनिकेशन है, इसकी वैल्यू को बताती है स्टोरी कि इनकी क्या वैल्यू होती है। Fill in the blank and complete the paragraph by choosing suitable expression from the box given below। तो देखिए आपको ये जो पैराग्राफ पूरा दिया गया है इसको फिलअप करना है इनमें से वर्ड चूज करके। तो मैंने लिख रखा है आपका फर्स्ट में क्या आएगा, आपका फर्स्ट में आएगा आपका कैट ए शैडो, सेकंड ये रहा आपका, ठीक है, थर्ड वन आपका ये रहा, फोर्थ आपका ये रहा, फिफ्थ ये और सिक्स्थ ये। मैंने आपको लिख रखा है कि जहां जहां जो जो आएगा, ठीक है, तो आप आराम से लिख सकते हैं इसको, कोई इतना वो नहीं है। नेक्स्ट है द राइटर यूजेज वर्ड लाइक रोड, मरमर इन द टेक्स्ट टू इंडिकेट द साउंड प्रोड्यूस। देखिए जैसे आप अलग डिफरेंट साउंड की डिफरेंट आवाज होती है, कोई बातचीत कर रहा है आपस में मरमरिंग होती है, दहाड़ रहा है कोई जोर से बोल रहा है रोरिंग होती है, तो ये यहाँ पे यूज किए गए। फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल साउंड वर्ड फ्रॉम द गिवन बॉक्स बिलो। ये आपको साउंड वर्ड दिए गए हैं, इनसे आपको नीचे फिलअप करना है। यू में रेफर टू ए डिक्शनरी, और आप डिक्शनरी को भी रेफर कर सकते हैं। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं, मैंने आपके लिए कर रखे हैं। फर्स्ट में आपका मरमर आएगा, ठीक है, सेकंड में आपका
साई आएगा। थर्ड आपका ये रहा, कहाँ गया, विस्पर्ड आएगा इसमें। ठीक है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी ऊपर लिखा है मैंने, नंबरिंग इसीलिए कर रखी है कि आपको समझ में आए कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 10 तक। नीचे ये भी 7, 8, 9, 10 किसमें क्या क्या आएगा, तो ये भी आपका आराम से हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। एज यू हैव लर्नड, जैसे कि आपने पढ़ा, एक कंपाउंड वर्ड इज फॉर्म व्हेन टू और मोर वर्ड्स आर कंबाइंड। देखिए कंपाउंड वर्ड कब बनती है, जब दो या दो से ज्यादा वर्ड एक साथ जुड़ते हैं। और एक नया वर्ड फॉर्म होता है डिस्टिंक्ट मीनिंग, डिफरेंट मीनिंग का। दीज आर थ्री टाइप, ये तीन तरह की होती है। क्लोज कंपाउंड होती है जैसे कि सनलाइट, कोर्ट रूम। हाइफनेटेड होती है। क्लोज कंपाउंड मतलब उनके बीच में कोई जगह खाली नहीं होती। हाइफनेटेड मतलब बीच में हाइफन होता है, ये होता है हाइफन, जो डंडा होता है। ठीक है बच्चों, तो हाइफनेटेड कंपाउंड होते हैं। एंड ओपन कंपाउंड होते हैं, जैसे पैडी सीड्स, मतलब बीच में स्पेस आएगा बट दोनों एक साथ मिलकर अपना आंसर देंगे। तो तीन तरह के कंपाउंड वर्ड हो गए, कौन कौन से हुए आपके, क्लोज कंपाउंड, हाइफनेटेड कंपाउंड और ओपन कंपाउंड। इस चीज को आप याद रखना हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रिएट न्यू कंपाउंड वर्ड्स बाय मैचिंग वर्ड्स इन कॉलम 1 दोज इन कॉलम 2। तो देखिए क्विक के साथ आपका क्या आता है, क्विक के साथ आता है आपका क्विक विटेड। सॉफ्ट के साथ क्या आता है, सॉफ्ट टेम्पर्ड आता है आपका, ठीक है। कॉमन के साथ क्या आता है आपका, कॉमन सेंस होती है, जैसे कि आप बोलते हो कॉमन सेंस, यूज योर कॉमन सेंस। हाउस के साथ हाउस होल्ड आइटम, हाउस होल्ड होता है। बुक के साथ आपका कहता है बुक स्टोर होता है। इल क्या होता है, इल स्पोकन, बड़ा ही मरेसी आवाज में बोलना। स्काई के साथ क्या आता है आपका, स्काई ब्लू। और नेक्स्ट आ गया आपका डांस हॉल। ठीक है, ये हमने मैच कर रखा है, मैंने दोबारा से कलरफुल भी कर दिया उसी तरह से सेम वे में, ताकि आपको इसमें लाइनिंग में डाउट ना हो। चलिए, फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड क्रिएटेड इन द प्रीवियस क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन में जो वर्ड हमने क्रिएट किया उनसे फिल इन द ब्लैंक के भरना है। ये मैंने आपके लिए ऑलरेडी भर रखा है। फर्स्ट में सॉफ्ट टेम्पर्ड, हाउस होल्ड, इल टेम्पर्ड, डांस हॉल, जैसे दिखा रखा है आपको। ये क्या है, हाइफनेटेड आपका कंपाउंड है, ये भी हाइफनेटेड कंपाउंड है, ओपन कंपाउंड है। ठीक है, ये भी ओपन कंपाउंड है, बुक स्टोर, ये सब ओपन कंपाउंड है आपके। तो उसी सेम वे में मैंने यूज भी किए हैं आपको दिखाने के लिए कि जो हमने हाइफनेटेड वर्ड बनाए हैं। अभी नेक्स्ट है रीड द सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड देयर एक्सप्लेनेशन गिव इन द टेबल बिलो। ये अब आपको टेंस की बात आ गई। सिंपल प्रेजेंट क्या होते हैं और प्रेजेंट मॉडल क्या होते हैं। मॉडल का मतलब होता है जो मॉडल वर्ब्स होती है, ठीक है। मे, माइट जो होता है इस तरह से, ये जो मे हो गया, माइट हो गया, वुड, शुड, कैन, कुड, ये सारी की सारी आपकी मॉडल वर्ब होती है। तो सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, ये टेक्स्ट से लिया गया। इफ यू लाइक आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजोल्व दिस मैटर। ये सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट मॉडल इसमें दिया गया है। एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी, द कंडीशन इन द इफ क्लोज मे और मे नॉट बी फुलफिल्ड। जो इफ क्लोज में दे रखे हैं, मतलब ये काम हो भी सकता है, नहीं भी, अगर तुम चाहो। इफ यू लाइक, अगर तुम चाहो तो आई विल ट्राई, मतलब तुम चाहो मैं कोशिश कर सकता हूं, लेकिन ये काम हो ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। द प्रेजेंट टेंस रेफर ओनली टू ए पॉसिबल फ्यूचर एक्शन। और प्रेजेंट टेंस केवल क्या होता है, अगर सिंपल प्रेजेंट होता तो पॉसिबल फ्यूचर एक्शन के बारे में बात करता कि ये काम हो ही जाएगा। बट इसके साथ में प्रेजेंट मॉडल भी आ गया, इसलिए कि हो भी सकता है, नहीं भी। मे आ जाएगा, मे बी और मे नॉट बी। इफ बाई चांस समथिंग वर टू गो रॉन्ग अवर फार्मर्स वुड सफर। इसमें भी सिंपल पास्ट और पास्ट मॉडल दिया गया है, वुड आ गया आपका। क्यों, इसी तरह से जैसे यहाँ पे विल आया, यहाँ पे वुड आया, तो द कंडीशन इन द इफ क्लोज एक्सप्रेस है हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी सिचुएशन। एक हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है हमें कि समथिंग वर टू गो रॉन्ग, कुछ ना कुछ। तो इफ बाई चांस, अगर बाई चांस कुछ भी गलत हो जाता तो हमारे जो फार्मर हैं वे सफर करते। तो एक इमेजिनरी सिचुएशन है कि ऐसा हुआ नहीं है, बट मे बी हो जाता अगर ऐसा कुछ होता। अगेन, इफ आई हैड नोन दिस वुड हैपन आई वुड हैव चूजन अनदर डे। तो इसमें पास्ट परफेक्ट और वुड हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल भी यूज हुआ है। तो इसमें कंडीशन क्या है कि इफ क्लोज डिस्क्राइब व्हाट स्पीकर वुड हैव डन
differently if the past situation had been different and it's impossible to rectify in the present। तो इसमें जो पास्ट में मतलब कोई एक्शन किया गया, ये कह रहा है कि अगर ऐसा नहीं हो गया, ऐसा हो गया होता तो प्रेजेंट में आज सिचुएशन दूसरी होती, अलग तरह की होती। इन सेंटेंस वन इफ यू लाइक इज द सबऑर्डिनेट क्लोज। देखिए अब आपको पता होना चाहिए, ग्रामर से इतना तो आपको पता होना चाहिए, एक सेंटेंस में दो क्लोज होते हैं, एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, एक मेन क्लोज होता है। तो इफ यू लाइक यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लोज है, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दिस मैटर, ये क्या है, इसका मेन क्लोज है। तो आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट एंड मेन क्लोज इन द सेंटेंस 2 and 3। वैसे मैं ग्रामर की वीडियो बना के डालने वाला हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सबऑर्डिनेट क्लोज, मेन क्लोज क्या होता है, सारी की सारी चीजें, कंपाउंड वर्ड क्या होते हैं, मॉडल वर्ब क्या होती हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सब कुछ उसमें पढ़ाने वाला हूँ ग्रामर की में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, वहां पे आपको अच्छे समझ में आएगा। नो मैच द सबऑर्डिनेट क्लोज दैट इज इफ क्लोज इन कॉलम 1 विद द एप्रोप्रिएट मेन क्लोज इन कॉलम 2 टू मेक कंप्लीट सेंस। तो यहाँ पर आपको एक और दो को मैच करना है। इफ आई हैड ए मैजिक वेंड, तो मैं क्या करता, आई वुड गिव माई सेल्फ विंग। अगर मेरे पास मैजिक छड़ी होती तो क्या करता, मैं खुद के पंख लगा लेता। नेक्स्ट है इफ इट रेन्स टुमारो, अगर कल भी बारिश हुई, वी विल स्टे इंडोर एंड प्ले बोर्ड गेम्स, तो हम अंदर रहेंगे और बोर्ड गेम खेलेंगे अगर कल भी बारिश होगी तो। नेक्स्ट इफ यू हैड लिसन केयरफुली, यू वुड हैव सोल्व द पजल, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो पजल को क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे। नेक्स्ट है आपका इफ यू फिनिश योर होमवर्क, अगर आपने अपना होमवर्क फिनिश किया, यू विल गो टू द थिएटर, तो तुम कहाँ जाओगे, थिएटर चले जाओगे, थिएटर में जाओगे। इफ आई वर इनविजिबल, अगर मैं इनविजिबल हो जाता, आई वुड स्नीक इनटू द सीक्रेट रूम। अब नेक्स्ट है आपका इफ द अलार्म हैड रंग, द बॉयज वुड हैव वोकन अप ऑन द टाइम, अगर अलार्म समय से बजता तो लड़के क्या है, समय से उठ जाते अगर अलार्म बज जाता तो। Now next क्वेश्चन आ गया, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अप्रोप्रिएटली विद आइदर द मेन क्लोज और द सबऑर्डिनेट क्लोज दैट इज इफ क्लोज। तो इनको कंप्लीट करना है, हमने कंप्लीट कर रखे हैं। योर टीचर विल बी हैप्पी, ये सबऑर्डिनेट, ये मेन क्लोज है, और सबऑर्डिनेट क्लोज इफ यू डोंट कंप्लीट योर होमवर्क विल बी अनहैप्पी, अगर आप अपना होमवर्क पूरा नहीं करोगे तो टीचर क्या हो जाएगा, अनहैप्पी हो जाएगा। दे वुड हैव कोट द ट्रेन इफ दे हैड लेफ्ट अर्लियर, वे जल्दी चल दिए होते तो ट्रेन पकड़ लेते। यू विल फील टायर्ड इफ यू कंटिन्यू टू स्टे अप लेट एवरी नाइट, इफ अगर हर रोज तुम देर से सोओगे तो तुम्हें कैसा फील होगा, टायर्ड, थका हुआ फील होगा। इफ यू सी, इफ इनका मतलब का कोई मतलब नहीं है, मैं तो आपको सिर्फ कंप्लीट करके बता रहा हूँ। इफ सी न्यू द आंसर सी वुड रेज हर हैंड, अगर वो उसको उत्तर पता होता तो अपना हाथ उठाती। सी वुड हैव पास्ड इफ सी हैड स्टडीड हार्डर, वो जरूर पास हो जाती अगर उसने कड़ी मेहनत की होती, कड़ी पढ़ाई की होती। इफ आई हैड ए मिलियन रुपीज, मेरे पास अगर 1 मिलियन रुपये हो तो आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, में पूरे संसार का ट्रेवल करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, वन एग्जांपल हैज बीन डन फॉर यू, इस तरह से कंप्लीट करना है, एक एग्जांपल आपके लिए किया गया है। इफ आई वर ए ट्री आई वुड प्ले विद द विंड एंड टॉक टू द बर्ड्स, मैं अगर पेड़ होता तो हवा के साथ खेलता और चिड़िया से बातें करता। इफ आई वर द हेड टीचर ऑफ माई स्कूल, तो आई वुड रिड्यूस होमवर्क एंड इंक्रीज प्ले टाइम, तो क्या करते हो आपको लिखना है, आप अपनी खुद की मर्जी से भी लिख सकते हैं कि अगर आप हेड टीचर होते तो क्या करते। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई ओवर माउंटेन्स एंड ओशंस, एंड इफ आई वर ए मैजिशियन आई वुड मेक एवरीवन हैप्पी, एंड इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव टॉप द क्लास, अगर स्टडी मेहनत से पढ़ाई की होती तो क्या करते, क्लास को टॉप कर जाते। नाउ लेट अस लिसन। फर्स्ट है आपका यू विल लिसन टू ए वुमन नैरेटिंग ए स्टोरी, देखिए पेज नंबर 46 पे आपके दी गई है ट्रांसक्रिप्ट, वो आपको खुद से पढ़नी है, ठीक है बच्चों। तो इसको स्टोरी को जो वुमन नैरेट कर रही है, एज यू लिसन फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको नीचे इनके आंसर देने हैं। तो आंसर मैंने तो पढ़ रखे हैं, मैंने पढ़ के आंसर आपको दे रखे हैं, आप एक पेज एक बार उसको पढ़ लीजिए। द रोप टाइंग द बंडल ऑफ स्टिक्स वाज लूज, जिससे बंडल बांधने की कोशिश करी वो क्या कैसी थी, रोप लूज थी, ऐसा ही स्टोरी में दिया गया है। द स्कॉलर इज फाइनली रेफर्ड टू एज एरोगेंट, अब उसमें से आपको ये
कुछ सेंटेंस दिए गए, इनको आपको मतलब सीरियली फिट करना है स्टोरी के हिसाब से कि कौन सा किस नंबर पे था। ये वैसे आपका होमवर्क है, स्टोरी दी गई, उसको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, आप सब उसको पढ़िए अच्छे से, दो बार पढ़ोगे खुद समझ में आ जाएगी, कोई इतनी हार्ड नहीं है वो, बड़े आसान शब्दों में दी गई है। यू विल वंस अगेन लिसन टू द स्टोरी, एक बार फिर से स्टोरी को सुनिए। एज यू लिसन नंबर द इवेंट्स ऑफ द स्टोरी इन द करेक्ट ऑर्डर इन ऑफ ऑकरेंस, तो जो इवेंट हैं उनको करेक्ट ऑर्डर में रखिए ऑकरेंस के। तो ये आपका फर्स्ट, ये सेंटेंस आपका फर्स्ट था। द विजिटर वांटेड टू शो हिज सुपीरियरिटी ओवर अदर्स इन द पैलेस। सेकंड आपका क्या था, टू ही है आपका सेकंड, उसमें भी रामा एक्सेप्टेड द चैलेंज थ्रोन बाय द विजिटर। थ्री आपका थ्री है सेम। रामा हैड ए बंडल टाइड इन द सिल्क व्हेन ही केम टू द प्लेस। फोर्थ पे आपका ये है, ठीक है। द किंग वांटेड टू नो मोर अबाउट द वर्क मेंशन बाय रामा। और फिफ्थ सेंटेंस आपका कहाँ गया, फिफ्थ आपका, फिफ्थ आपका ये है। यहाँ नीचे मैंने अलग नंबरिंग कर रखी है कि आप ऐसे इनको नंबरिंग कर सकते हो, बट मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ। ये फर्स्ट सेंटेंस है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। रामा शो द वर्क टू बी बंडल ऑफ स्टिक टाइड टुगेदर बाय ए रोप। सेवन, ये सिक्स पे आता है आपका ये। द किंग लाफ एट द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द रामा, ये आपका आ जाता है सेवन पे। द ग्रेट स्कॉलर वाज एसेम बिकॉज ही डिड नॉट नो वे टू से। और लास्ट को आपका एक ही सेंटेंस बचा, एट आपका एट पे ही आएगा। द कोर्ट स्कॉलर वर अफ्रेड ऑफ द किंग्स एंगर। नाउ लेट अस स्पीक। चलिए फर्स्ट है आपका वाइल आस्किंग क्वेश्चन, जब आप सवाल पूछते हो इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज द अप्रोप्रिएट टोन ऑफ कन्वे द करेक्ट मीनिंग। जब आप किसी से सवाल करते हो तो आपकी जो टोन है ना वो भी अप्रोप्रिएट इसी तरह से होनी चाहिए कि सवाल का सही से उसको समझ में आए कि आप किस तरीके से किस वे में पूछ रहे हो। यस और नो, क्वेश्चन हैव ए रेजिंग टोन एट द एंड। देखिए जैसे किसी सवाल में आप यस और नो पूछते हो तो उसमें लास्ट में क्या आ जाती है, एक रेजिंग टोन आ जाती है कि से यस और नो, टेल मी व्हाट इज योर नेम। तो ये इज योर नेम श्वेता, से यस और नो, तो एक रेजिंग टोन आती है। आर यू कमिंग होम, तो इसमें क्या है, रेजिंग टोन है। तो डब्ल्यू एच जो वाई क्वेश्चन होते हैं हैव ए फॉलिंग टोन एट द एंड, उनमें फॉलिंग टोन होती है। जैसे व्हेन विल यू कम होम, इसे नीचे की टोन आ रही है, व्हेन विल यू कम होम। और उसमें आर यू कमिंग होम, एक स्ट्रिक्टली पूछा जा रहा है, उसमें अपर टोन आ रही है, ये अपर टोन का सिंबल है, ये लोअर टोन का है। तो आपको वही जो राइज एंड फॉलन इन टोन है उसको क्या कहते हैं, इंटोनेशन बोला जाता है। कि आप सवाल करते हो तो आपकी टोन में राइज आ रहा है या वो नीचे जा रही है, फॉलन आ रहा है। नाउ वर्क इन पेयर एंड मार्क द एनोटेशन इन द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें आपको एनोटेशन बतानी है, वो मैंने बता रखी है आपको। मेक टेक टर्न्स टू प्रैक्टिस बाय सेइंग देम अलाउड विद द करेक्ट एनोटेशन। तो क्लास में आपको एक्टिविटी करनी है, जैसे इज दिस योर कैट, तो इसमें क्या है, सीधी सी बात है, इसमें इंक्रीजिंग टोन है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ योर कैट, तो इसमें डिक्लाइनिंग टोन है। विल यू बी गोइंग टू योर विलेज, इसमें अपकमिंग अपिंग टोन है ना। व्हाई आर यू गोइंग टू योर विलेज, इसमें डाउन टोन आती है लास्ट में। इज दिस वेयर यू लिव, इसमें भी इज दिस वेयर यू लिव, इसमें भी अप टोन आती है। तो इसमें सीधी सी बात है, जिसमें भी डब्ल्यू एच से शुरू होते हैं जो क्वेश्चन, ठीक है, उनमें डाउन टोन आती है। और जो डायरेक्ट वर्ब से शुरू हो जाते हैं, वर्ब हेल्पिंग वर्ब से, उनमें क्या आती है, अप टोन आती है। वर्ब हेल्पिंग वर्ब से, जैसे देखिए यहाँ पे वेयर से शुरू हो रहा है, डाउन टोन है। ये सीधा मॉडल वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो अप टोन है। हाउ से शुरू हो रहा है, हाउ भी डब्ल्यू एच में ही आता है, डाउन टोन है। सीधा डू आपका वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ये अप टोन है। ये वाट डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो रहा है, डाउन टोन है। तो इसमें ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ये इसका स्पेशल मतलब वो है। Now what, why, when, how, where and who are the words used to ask question। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन, ये सारे के सारे वर्ड हैं जो आपको सवाल पूछने में आप यूज करते हो। दीज वर्ड आर कॉल्ड क्वेश्चन वर्ड्स, ये सारे के सारे क्या कहे जाते हैं, क्वेश्चन वर्ड कहे जाते हैं। लेट अस यूज दीज वर्ड्स एंड मेक सम क्वेश्चन। चलिए इन वर्ड का यूज करके कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। वाइल मेकिंग क्वेश्चन रिमेंबर द करेक्ट ऑर्डर वर्ड ऑर्डर्स। तो वर्ड का करेक्ट ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है जब आप बना रहे हो। हु इज द क्लेवरेस्ट कैरेक्टर इन द स्टोरी,
ये करेक्ट है, बट हु इज द क्लेवरेस्ट करेक्टर इज इन द स्टोरी, ये आपका इनकरेक्ट है। तो आपको सेंटेंस का जो एक फ्लो होता है, ठीक है, कि हु इज द, हु द नहीं आएगा, पहले आपका क्वेश्चन आएगा, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, तब आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका बचा हुआ भाग आएगा। तो ऐसे आपको करना है। तो वर्क इन पेयर एंड टेक टर्न टू आस्क एंड आंसर क्वेश्चन अबाउट ए ट्रिप वेयर यू आर प्लानिंग। एक ट्रिप के बारे में जिसके बारे में आप प्लानिंग कर रहे हो। देखिए यहाँ पर आपको दिए गए हैं हिंट्स, इनका यूज करके क्वेश्चन आपको बनाने हैं। रिमेंबर टू यूज द करेक्ट एनोटेशन वाइल आस्किंग दीज क्वेश्चंस। और करेक्ट एनोटेशन का आपको यूज करना है जब आप क्वेश्चन कर रहे हो। तो हियर आर सम प्रॉम्प्ट्स फॉर यू। द डेस्टिनेशन, वेयर से स्टार्ट करना है, तो क्या आएगी, टोन डिक्लाइनिंग आएगी। तो वेयर आर यू गोइंग। पर्पज, वाई आर यू गोइंग, इसमें भी आपकी डिक्लाइनिंग टोन आएगी। इनोटेशन, हाउ विल यू गो देयर, इसमें भी आपका वही आएगा मॉडल ऑफ ट्रांसपोर्ट। ड्यूरेशन, व्हेन विल यू लीव, तुम कब जाओगे। या फिर हाउ मच टाइम, नहीं व्हेन से स्टार्ट हुआ ना, व्हेन विल यू लीव। ट्रेवल कंपनीज, हु से स्टार्ट करना है, हु इज गोइंग विद यू। एक्टिविटीज, व्हाट विल यू डू देयर। ठीक है, सारे में इसमें डिक्लाइनिंग टोन आ रही है क्योंकि सारे ये WH क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं आपके। नाउ वर्क इन पेयर एंड टेक टर्न टू ask and answer the question about witty characters in folktales of story you have read। देखिए आपको क्या करना है, पेयर में काम करना है अभी, और आपको क्वेश्चन जो आंसर है उनके क्वेश्चंस पता लगाने हैं। यहाँ पे आपको आंसर दिए गए हैं, देखिए ये सारे के सारे आंसर्स हैं, इनके क्वेश्चन आपको बनाने हैं जो स्टोरी आपने पढ़ी है। यूज द करेक्ट एनोटेशन वाइल आस्किंग क्वेश्चन। और एनोटेशन आपकी ठीक होनी चाहिए जब आप सवाल पूछ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, योर फेवरेट करेक्टर इन द फोक टेल हु। कौन है आपका फेवरेट करेक्टर, वो आपको लिखना है। द नेम ऑफ विटी करेक्टर, दैट इज फेवरेट करेक्टर, हु इज द विटी करेक्टर इन द स्टोरी, ये आपका क्वेश्चन हो गया। हु इज योर फेवरेट करेक्टर इन द फोक टेल, ऐसे बोल सकते हो। हु इज द, ये आपके लिए एग्जाम्पल दिया गया कि योर फेवरेट करेक्टर, हु इज योर फेवरेट करेक्टर इन द फोक टेल, ऐसे ही। नेक्स्ट, द नेम ऑफ विटी करेक्टर, दैट इज हु इज द विटी करेक्टर इन द स्टोरी। Next, the reason for his or wit being important in the story, why. Then why is their wit important in the story? Next answer है the most famous trick or clever idea he she used, what is the most famous clever idea that used। तो ध्यान दीजिए किस तरह से क्वेश्चन हमने बनाए हैं, इसी तरह से आपको ये इनका, ये लाल मैंने इसलिए किए हैं कि ये क्या है, क्वेश्चंस हैं, बट एक्चुअल में ये आपके नोटबुक में लिखने के लिए आंसर्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के लिए इसलिए मैंने रेड किए हैं। The time period or setting of the folktale story, when does the story take place? The way she has used her intelligence to solve a problem, how did she or he use his or his intelligence to solve a problem? Next है the location where the story takes place, where does the story takes place। इस तरह से आपको काम करना है। अभी आगे आ जाता है लेट अस राइट। चलिए, A narrative essay is written on a personal experience on an imaginated experience। यहाँ पर आपको एक नैरेटिव ऐसे दिया गया है, ठीक है, जो कि पर्सनल एक्सपीरियंस से दिया गया, से लिखा है। तो फर्स्ट रीड द नैरेटिव ऐसे गिवन बिलो। ए लेसन इन रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी क्या होती है, जिम्मेदारी के ऊपर यहाँ पर दिया गया है ऐसे आपको। इसको आप पूरे को पढ़ेंगे या मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। वन ब्राइट मंडे मॉर्निंग, एक दिन ब्राइट मंडे की मॉर्निंग थी। आई वोक अप टू द साउंड ऑफ बर्ड चर्पिंग लाउडली, जब ये बर्ड चहचा रही थी, चर्पिंग कर रही थी, तब मैं उठ गया। फॉर वंस आई वाजंट लेट फॉर स्कूल, आज भी मैं स्कूल के लिए लेट नहीं था। माई यूनिफॉर्म वाज नीटली लेड आउट, मेरी यूनिफॉर्म अच्छे से साफ सुथरी टंगी थी। माई होमवर्क वाज ऑलरेडी पैक्ड इन माई बैग, मेरा होमवर्क हो गया, मेरी सारी किताबें मेरे बैग में थी। आई फेल्ट प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, और मैंने अपने आप को कितना ऑर्गेनाइज हो, कितने समय से मैं काम करता हूँ, इसको लेकर खुद पे प्राउड फील किया। बट लिटिल डिड आई नो द डे वुड स्टिल टीच मी एन इम्पोर्टेंट लेसन, लेकिन मुझे आज भी वो दिन याद है कि एक उस दिन ने मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लेसन एक सिखाया। किस दिन ने, चलिए उसको भी पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबली आवर टीचर मिस्टर राव अनाउंस ए सरप्राइज साइंस क्विज। देखिए मॉर्निंग असेंबली में जो हमारे टीचर राव थे, उन्होंने एक सरप्राइज साइंस क्विज वो किया है, अनाउंस किया।
माई हार्ट स्किप ए बीट, दिल क्या है धक धक करने लगा। आई हैड स्टडी द चैप्टर ए वीक एगो, मैंने एक सप्ताह पहले चैप्टर पढ़ा था, बट आई हैड फॉरगॉटन टू रिवाइज इट ओवर द वीकेंड, लेकिन वीक के लास्ट में मैंने इसको रिवाइज करना मैं भूल गया। तो एज आई सेट एट माई डेस्क विद द क्वेश्चन पेपर इन द फ्रंट ऑफ मी, आई फ्रोज, फ्रोज क्या होता है, जम जाना। देखिए जैसे ही मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर आया तो मैं अपनी सीट पे बैठा हुआ जम गया, क्योंकि वो भूल चुका था, उसने रिवाइज नहीं किया था। द क्वेश्चन लुक फेमिलियर, क्वेश्चन पढ़े लिखे से जाने पहचाने तो लग रहे थे, येट आई कुडंट रिकॉल द आंसर क्लियरली, लेकिन मुझे क्लियरली उनका आंसर याद नहीं आ पा रहा था। आई ट्राइड माई बेस्ट टू फोकस, मैंने अपना फोकस करके पूरा बेस्ट देने की कोशिश की बाई, बट इट वाजंट इनफ, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं था। लेटर व्हेन द रिजल्ट वर अनाउंस आई स्कोर मच लोअर देन आई एक्सपेक्टेड, जब बाद में रिजल्ट सुनाया गया तो मेरा स्कोर जितना मैंने सोचा था उससे बहुत कम आया। डिसअपॉइंटेड आई स्पोक टू मिस्टर राव आफ्टर द क्लास, मैं इतना डिसअपॉइंटेड था कि उसके बाद मैंने मिस्टर राव से बात करी क्लास के बाद। सी स्माइल एंड सेड, वो हंसे मुस्कुराए और बोले, इज ए नॉट अबाउट हाउ मच यू नो बट हाउ कंसिस्टेंटली यू प्रिपेयर। देखिए बात वो नहीं है कि आप कितना जानते हो, बात ये है कि आप कितना कंसिस्टेंटली खुद को प्रिपेयर करते हो। ठीक है, तो स्मॉल एफर्ट्स एड अप एवरी डे, जो छोटे छोटे एफर्ट डेली आप रिवीजन आप ऐड करते हो, यही आपकी एजुकेशन को आगे बिल्डअप करते हैं, यही आप क्लास में टॉप करने में हेल्प करते हैं। हर वर्ड स्टेड विद मी, उनके जो शब्द हैं मेरे साथ हमेशा के लिए रह गए। फ्रॉम दैट डे ऑन आई मेड एन हैबिट टू रिवाइज माई लेसन रेगुलरली, उस दिन से मैंने एक आदत बना ली कि मैं अपने लेसन रोज रिवाइज करूंगा। इवन इफ देयर वाजंट एन इमीडिएट टेस्ट, चाहे भले ही कोई इमीडिएट टेस्ट भी ना हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी इजंट जस्ट अबाउट बीइंग ऑन टाइम और फिनिशिंग टास्क, देखिए जो जिम्मेदारी होती है वो केवल टाइम पे होना या टास्क को फिनिश करना ही नहीं है, इट्स अबाउट बीइंग रेडी फॉर व्हाट्स अनएक्सपेक्टेड। जिम्मेदारी जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड के लिए तैयार रहना है हमेशा। ठीक है बच्चों, जीवन में बहुत सारी चीजें अनएक्सपेक्टेड होती हैं, तो अनएक्सपेक्टेड के लिए हमेशा आपको तैयार बने रहना है, वही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए आपको डेली रिवाइज करना जरूरी है, चाहे चैप्टर आप क्लास टेस्ट आपका अपकमिंग या एग्जाम अपकमिंग हो या ना हो। न वर्क इन पेयर एंड चेक इफ द फॉलोइंग फीचर्स आर प्रेजेंट एट द नैरेटिव एसे, देखिए जो एसे है इसमें ये फीचर प्रेजेंट है या नहीं है, आप एक बार देखिए उसको। तो इंट्रोडक्शन द एसे बिगिन विद ए क्लियर एंड एंगेजिंग ओपनिंग, बिल्कुल सही है इसमें। द इंट्रोडक्शन सेट द कंटेक्स्ट ऑफ द नैरेटिव, ये भी है। द सेंट्रल आइडिया और पर्पज इज क्लियर, बिल्कुल क्लियर है उसका सेंट्रल आइडिया और पर्पज एकदम क्लियर है कि हमें जो हम जानते नहीं है वैसी सिचुएशन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। बॉडी ऑफ द एसे, इवेंट आर नरेटेड इन ए लॉजिकल सीक्वेंस, बिल्कुल एकदम लॉजिकल सीक्वेंस में नरेट की गई है। डिस्क्रिप्टिव डिटेल आर यूज्ड, यस। कैरेक्टर्स एंड सेटिंग आर क्लियरली डिस्क्राइब्ड, यस। नरेटर इमोशंस और थॉट्स आर शेयर्ड, यस। द एसे इंक्लूड ए चैलेंज और प्रॉब्लम ऑन ए टर्निंग पॉइंट, क्लियर। और कंक्लूजन में क्या है आपका, द एसे एंड्स विद एन आउटकम, बिल्कुल एसे एक आउटकम के साथ ही एंड हुआ। लेसन और ए मैसेज इज क्लियरली स्टेटेड, और पूरी किस एसे में एक क्लियर मैसेज लोगों को दिया गया। न राइटिंग स्टाइल द टोन इज पर्सनल एंड एंगेजिंग, फर्स्ट पर्सन नरेशन इज यूज फॉर आई और माई। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पर्सन एज ए राइटर खुद के बारे में लिख रहा है, तो उसने एज ए फर्स्ट पर्सन इसको नरेट किया है स्टोरी को, आई और माई यूज करके। लैंग्वेज क्या है, द एसे यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग आर करेक्टली यूज किए हैं, ग्रामर की पंक्चुएशन और स्पेलिंग का इसने नरेटर ने। Now note, a narrative essay focus on sharing a personal experience to convey a specific lesson। जो narrative essay होते हैं वो खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर किए जाते हैं उसमें, ठीक है, और एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस या स्पेसिफिक लेसन एक कन्वे किया जाता है इसके द्वारा, या फिर कोई रिफ्लेक्शन हो या फिर कोई आइडिया हो। इट हैज एन इंट्रोडक्शन ए बॉडी एंड ए कंक्लूजन, इसमें एक इंट्रोडक्शन होता है, एक बॉडी होती है इससे की, और फिर बाद में कंक्लूजन आता है कि इससे हमें मुझे क्या शिक्षा मिली, इससे मैं क्या समझा, इससे मैं क्या आइडिया शेयर करना चाह रहा था। तो हमारा ऑल द मेंशन फीचर्स आर प्रेजेंट इन द गिवन नैरेटिव एसे, सारे के सारे फीचर ऊपर नैरेटिव एसे में दिए गए थे। नाउ राइट ए नैरेटिव एसे बेस्ड ऑन एनी वन ऑफ द सिचुएशन गिवन बिलो। देखिए अब इन पे आपको नैरेटिव एसे लिखना है, इसी तरह से खुद से आप लिखोगे तब आपको प्रैक्टिस होगी, अदरवाइज लिख के मैं भी दे देता आपको। द डे आई लर्न द वैल्यू ऑफ टीम वर्क, आपको खुद के बारे में लिखना है एज ए फर्स्ट पर्सन, जैसे ऊपर लिखा गया है उसको पढ़िए अच्छे से, ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करना है, जिसमें क्या क्या होगा, आपका इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है, बॉडी होगी उसकी एसे की, और कंक्लूजन होगा। फिर क्या हुआ, स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस दैट मेड ए डिफरेंस,
जो आपने कोई किसी के प्रति दयालुता का भाव दिखाया हो, दया की हो, उसका उसने आपके जीवन में क्या डिफरेंस लेके आया हो। ठीक है बच्चों, वो आपको बताना है। नाउ लेट अस एक्सप्लोर। चलिए, लिमरिक आर पोएम इन 5 लाइन। देखिए लिमरिक आपने पहले भी पढ़ी है। लिमरिक क्या होती है? 5 लाइन की पोएम होती है। दैट हैव ए ट्विस्ट इन द लास्ट लाइन, जिसकी लास्ट लाइन में ट्विस्ट होता है। रीड एंड एंजॉय द फॉलोइंग लिमरिक एंड क्रिएट वन ऑफ योर ओन। तो एक लिमरिक आपको पढ़नी है और खुद की अपनी बनानी है। तो राजू फ्लू हिज काइट इन द स्काई सो वाइड, इट सोर विद ग्रेस फुल ऑफ प्राइड, बट ए क्रो कम अलोंग सिंगिंग इट्स सॉन्ग, एंड नाउ इट्स क्रो ऑन ए जॉय राइड। तो इसी तरह से 5 लाइन की आपको लिमरिक लिखनी है, खुद से बनानी है, और उसकी लास्ट लाइन में ट्विस्ट देना है, जैसे यहाँ दिया, एंड नाउ इट्स द क्रो ऑन ए जॉय राइड। नाउ गो टू द लाइब्रेरी, रीड ए स्टोरी ऑफ योर चॉइस। लाइब्रेरी में जाइए, अपने मनपसंद की एक स्टोरी पढ़िए। शेयर इट्स थीम एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी विद योर क्लासमेट एंड टीचर। उसकी थीम और उसका इंटरेस्टिंग पार्ट अपने टीचर के साथ में और क्लासमेट के साथ में शेयर करिए कि उससे आपको क्या शिक्षा मिली। You must have read stories of wit, humor and wisdom in your own language and और इंग्लिश। देखिए, आपको जो विट, ह्यूमर और विजडम, इसकी जो कहानियां होती हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं। आपको अपनी लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश में ये पढ़नी चाहिए। तो मेक ए लिस्ट ऑफ दीज स्टोरीज दैट यू हैव रीड ऑन ए चार्ट पेपर। और चार्ट पेपर पर जो जो स्टोरी आपने पढ़ ली है उनकी एक लिस्ट बनानी है। ईच स्टूडेंट शुड रीड एट लीस्ट वन न्यू स्टोरी फ्रॉम द लिस्ट, और इस लिस्ट से हर कोई स्टूडेंट एक नई नई स्टोरी पढ़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक कंक्रीट एग्जाम्पल। ठीक है, इस चैप्टर की भी जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो हमने ऑलरेडी कवर कर रखी है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, इंग्लिश के क्लास 8 इंग्लिश की प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी, उसमें आपको मिलेगी। और क्वेश्चन आंसर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा इसके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है, क्वेश्चन आंसर्स बहुत बड़े होते हैं, लाइन बाय लाइन बिल्कुल अच्छी तरह से, लेकिन चैप्टर में अच्छी तरह से आपको समझाता हूं ताकि क्वेश्चन आंसर्स आप खुद से अच्छे से समझ सकें। सब्सक्राइब करिए और अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।